हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का भी एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। हम पढ़ेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सटर्नल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो, पिछली अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बाह्य कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, हम किसी आवेश को अनंत से लाते थे और अनंत से स्थापित करते थे। तो जब पहला आवेश रखते थे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही दूसरा आवेश रखते थे तो पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता था। फिर हम तीसरा आवेश लाते थे तो पहले के विरुद्ध भी कार्य करना है और दूसरे के विरुद्ध भी कार्य करना है। अब हमने क्या किया, पहले अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। अब आप जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितियां परिवर्तित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा और विद्युत विभव बदलेगा, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। मतलब अब स्थितिज ऊर्जा आप किस बिंदु पर आवेश को लाकर रखते हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र को मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ाएंगे तो विभव परिवर्तित होगा, क्षेत्र भी परिवर्तित होगा। तो अब आपको क्या करना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले एक चर्चा करते हैं एकल आवेश के लिए या विलगित आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा। हमको दो स्थितियां पढ़नी है, एक तो एक आवेश के लिए पढ़ेंगे, फिर एक दो आवेश के लिए पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। क्या चर्चा करेंगे हम, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। एकल आवेश की, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। मतलब सिंगल चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है, तो हम कहेंगे एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, एकल आवेश की जब आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो देखो, जब भी किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब स्थिति बदलने पर, मतलब आवेश के अवस्था परिवर्तित होने पर उसका विद्युत क्षेत्र, उसका विद्युत विभव परिवर्तित होता है। ठीक है, जब किसी आवेश को, ऐसे लिखें, जब किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, मैंने कहा है नोट्स आपको साथ में ही बनाने हैं। जब किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब आवेश की, आवेश की स्थिति परिवर्तित करने पर, 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 आवेश की स्थिति परिवर्तित करने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में भी परिवर्तन होता है। मतलब आप आवेश की स्थिति परिवर्तित करेंगे, आवेश की पोजीशन चेंज करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी और विद्युत विभव भी बदलेगा। ठीक है, सो हमने कोई बिंदु ले लिया, ठीक है, जिस पर जो विभव है माना बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई यादृच्छिक बिंदु, मतलब आर्बिट्री, कोई यादृच्छिक बिंदु लेते हैं, जिसका माना बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई यादृच्छिक बिंदु लेते हैं जिसका स्थिति सदिश, आर वेक्टर है, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव वी आर वेक्टर होगा। ठीक है, इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखें कैसे, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले तक हम एक सिंगल चार्ज ला रहे थे। मान लो कि ये आपके पास बाह्य विद्युत क्षेत्र दिया गया है, मान लो इस तरह से आपके पास क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से आपके पास बाह्य विद्युत क्षेत्र है कोई। और जब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप क्या करते हैं, ये हमने कह दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। अब हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सपोज दैट कोई भी बिंदु ले लिया, हमने ले लिया मान लो ये P हो गया। अब आप अनंत से कोई चार्ज लाना चाहते हैं इस पॉइंट P पर, इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला रहे हैं इस पॉइंट P पर, ठीक है, इन्फिनिटी से ऐसे यहाँ पे एक चार्ज लाना चाहते हैं। तो देखो पहले जब सिंगल चार्ज लाते थे तो आपको कोई कार्य नहीं करना होता था, क्योंकि वहां पे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था। अभी आप क्या करोगे, जैसे इस चार्ज को, मान लो कोई चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज को आप क्या करोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बाह्य विद्युत क्षेत्र में गति कर, मतलब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाएंगे जैसे ही हम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसको इस बिंदु P पर स्थापित करने के लिए। फिर मैंने कहा आप P की जगह कोई यहाँ पे कोई बिंदु ले लो तो विभव अलग मिलेगा, यहाँ ले लें तो अलग मिलेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आप दूरी बदलोगे तो विभव परिवर्तित होगा। ऐसा हमने विद्युत बल रेखाओं में अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसका मतलब जब आप इस पॉइंट P पर, इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश को लाते हैं तो इसको स्थापित करने के लिए ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो हमने लिखा माना बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई यादृच्छिक बिंदु लेते हैं, कोई बिंदु ले लिया हमने P, जिसका स्थिति सदिश R वेक्टर है, इसका कोई पोजीशन वेक्टर लिया है वो R वेक्टर है। तब उस बिंदु पर विद्युत विभव की जो स्थिति आएगी वो विद्युत विभव की स्थिति क्या बनेगी, V R वेक्टर होगी। ठीक है, जहां R वेक्टर जो है उस समतल में स्थिति सदिश है, समतल में स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश है। क्या कहा आपसे वापस से, जो R वेक्टर है वो स्थिति सदिश है जिस पर हम आवेश रखते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ R वेक्टर, क्या लिखेंगे, यहाँ R वेक्टर उस बिंदु का, R वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है, उस बिंदु का स्थिति सदिश है
जिस पर स्थिति सदिश है जिस पर आवेश को रखते हैं, जिस पर आवेश को स्थिति सदिश है जिस पर आवेश को रखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो उस बिंदु का स्थिति सदिश ले लिया ही हमने जिस पर हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज है, कोई भी आवेश है, उसको रखा जाता है। तो देखो विद्युत विभव की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे फिर, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या कहती है डेफिनेशन, विद्युत विभव की परिभाषा से किसी आवेश को अनंत से अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा से किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, स्थित किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमको ये देखना है। तो कार्य क्या होता है, तो आप देखेंगे कार्य होता है W बराबर QV R वेक्टर। इतना कार्य करना पड़ेगा आप अगर इसको R वेक्टर स्थिति सदिश पर रखते हैं। ठीक है, और यह किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आगे क्या लिखेंगे, यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य निकाय की, यह किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा है तो हम कह सकते हैं कि U इक्वल टू QV R वेक्टर। ये आपकी इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ गई। एकल आवेश के लिए आपने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली। अब लेकिन ये तो एक आवेश की आई है, आपसे कहा जाए कि बहुल आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकालिए। एक से ज़्यादा आवेश हैं और एक से ज़्यादा आवेशों की स्थितिज ऊर्जा आपको अगर गणना करने की कहे जाए तो हम क्या कहेंगे आगे, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अभी हमने सिंगल चार्ज रखा था, अब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेश रख रहे हैं
और दो आवेशों की निकाय के लिए हमको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जब आप दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग दो आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो माना दो आवेश, माना दो आवेश Q1 एवं Q2, माना दो आवेश Q1 एवं Q2 बाह्य विद्युत क्षेत्र में, Q1 एवं Q2 बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थिति, बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्रमशः, बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्रमशः स्थिति सदिश, बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्रमशः स्थिति सदिश R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर पर, स्थिति सदिश R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर पर स्थित करते हैं, या पर रखते हैं, स्थित करते हैं। ठीक है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम यहाँ पे कहाँ रखते हैं, R1 वेक्टर एवं R2 वेक्टर स्थिति सदिश पर रखते हैं। तब Q1 आवेश को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 आवेश को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनंत से Q1 आवेश को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखने में किया गया, कुल कार्य, रखने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे W1 बराबर Q1 और V R1 वेक्टर, इतना कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये स्थिति सदिश हमने इसका क्या माना है, Q1 माना है, तो ये हमने यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र बना दिया। क्या बना दिया, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र बना दिया, ये इस तरह से। या बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमने एक Q1 आवेश को रखा, ये हो गया, मान लिया कोई भी बिंदु A मान लिया, इस पर हमने एक Q1 आवेश को लाए, कहाँ से लाए हैं, अनंत से ला के यहाँ पर रखा है, अनंत से इस बिंदु A पर रखा है, इधर से ये रखा Q1। ठीक है, Q1 आवेश रखा तो W1 बराबर Q1 भी R1 वेक्टर, R1 वेक्टर उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस पर हमने आवेश Q1 रखा। इसी प्रकार क्या कहेंगे आगे हम, इसी प्रकार Q2 आवेश को, इसी प्रकार, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आगे लिखेंगे, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो गया आपका क्या, E वेक्टर। आगे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित, बाह्य विद्युत क्षेत्र में
स्थित किसी अन्य बिंदु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य बिंदु पर स्थापित करने में बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किस किस के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? स्थापित करने में बाह्य विद्युत क्षेत्र, स्थापित करने में बाह्य विद्युत क्षेत्र एवं Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एवं Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, किस किस के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है? एक तो Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध और एक ये Q2 आवेश आप रख रहे हो, तो इसको यहाँ पे स्थापित करने में एक तो आपको करना पड़ेगा कार्य किसके विरुद्ध? एक तो करना पड़ेगा आपको बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। दूसरा किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? तो दूसरा कार्य करना पड़ेगा ये Q1 आवेश जो है इसका भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा, उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। और ये दूरी मैंने मान ली कि ये दूरी होगी आपके लिए कितनी? R12 कार्य करना पड़ता है। तब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये W1 आ गया था, तो W2 कितना आएगा? तो W2 आपके लिए बनेगा, एक तो आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया, वो कितना हो गया? Q2V R2 वेक्टर या Q2V R2 वेक्टर प्लस दूसरा कार्य क्या होगा? दूसरा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। ठीक है, अब आपसे कहें तो कुल कार्य कितना हो गया? ठीक है, तो दो आवेशों का निकाय बनाने के लिए किया गया कुल कार्य, तो हम लिखेंगे दो आवेशों का निकाय, दो आवेशों का निकाय स्थापित करने में, दो आवेशों का निकाय स्थापित करने में किया गया कुल कार्य, स्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो दो आवेशों का निकाय स्थापित करने में कुल कार्य कितना करना पड़ेगा? तो आप लिखेंगे W बराबर W1 प्लस W2। W1 एवं W2 के मान रखने पर, W1 एवं W2 के मान रखने पर, W1 एवं W2 के मान रखने पर, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? W1 और W2 के मान रख रहे हैं, तो W बराबर W1 क्या है? वो है Q1V R1 वेक्टर प्लस Q2V R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12। इतना कार्य करना पड़ेगा। और हमने क्या पढ़ा है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है? ऊर्जा के। तो देखिए लास्ट कार्य जो है हमने पढ़ा है, जो कार्य है वो किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के। कार्य बराबर किसके होता है? स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है कार्य, मतलब इसको U कहेंगे। तो आपका जो कार्य पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी Q1V R1 वेक्टर प्लस Q2V R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 अपॉन R12, ये कुल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थितिज ऊर्जा आ गई। अगर हम ये प्लस की जगह माइनस लिख दें तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या कहा? यदि Q2 ऋण आवेश है, क्या कहा? कंडीशन लगा दी, प्लस की जगह क्या कह दें? यदि Q2 ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तब स्थितिज ऊर्जा, यदि Q2 ऋणात्मक आवेश है तब स्थितिज ऊर्जा, तो उस केस में क्या होगी? तो उस केस में हो जाएगी U इक्वल टू Q1V R1 वेक्टर प्लस, सॉरी माइनस है ना, ये ऋण आवेश है तो Q2V R2 वेक्टर, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि ये ऋण आवेश है ना, माइनस आवेश है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।